गुड मॉर्निंग छात्रों। आज 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हाल सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम पिछले वीडियोज में यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद पाठ पर चर्चा कर रहे थे। पिछले कुछ टॉपिकों में हमने उसके दौरान इनको अध्ययन किया और जिसमें आप लोगों की फीडबैक अच्छी मिली। इससे प्रोत्साहित होकर मुझे एक पद्य याद आ रहा है, वो मैं आपके सामने आज शेयर करूंगा। बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल तने। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद्य के माध्यम से ये दर्शाया गया कि एक एक बूंद से सागर भर जाता है और उसी प्रकार एक एक ईंट लगा करके पूरे महल की संरचना हो जाती है। एक मकड़ी जीव है छोटा सा, लेकिन वो एक एक तार से पूरे मकड़ जाल का निर्माण कर लेती है, उसी प्रकार और एक सुंदर जाल तैयार कर देती है। और इसी प्रकार विद्यार्थियों, हम लोग भी एक एक टॉपिक करके पाठ ही नहीं पूरी किताब को हल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग भी यदि इसी तरह प्रयास करते रहे और बढ़ चढ़ करके प्रयास करें तो हम बड़े इजीली घर बैठे ही कोरोना काल को मात देते हुए अपने काम को जारी रखेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस काम को देखते रहेंगे और यदि समझ में ना आए तो बार बार इसको रिप्ले करके आप चैनल के माध्यम से सीखते रहेंगे। इसी उम्मीद के सहारे मैंने चैनल चलाया है कि आप घर बैठे पढ़ाई करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक लेसन नंबर 3 पर, नई उमंग के साथ। तो बच्चों, तीसरा लेसन हमारा है बहुमंडलीकृत विश्व का वर्णन। हमारे जो पूरा संसार है उसका एकीकरण होना, इस पाठ का परिचय बताएंगे आज हम। इससे संबंधित प्रश्न नहीं, इससे संबंधित छोटी छोटी टिप्पणियां, एक नंबर के प्रश्न, जिस तरह कि मैंने पहले और दूसरे चैप्टर में आपको पाठ का परिचय दिया है। पाठ के परिचय में जो खास खास बातें होती हैं उनके बारे में आपको बताया जाता है, ताकि आप ऑप्शन टाइप और छोटे एक नंबर वाले प्रश्न आसानी से कर पाए और आपके ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि हो। सबसे पहला शब्द है हमारा इसमें वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण विश्व का करना, विश्व का बनना, एक घनिष्ठ संबंध में आना। ये पूरी दुनिया फैली हुई है, इसको इकट्ठा होना, हमारे द्वारा विदेशों में या दूसरे देशों में फैलना, और फैलने के कारण जो छोटा हो जाता है एक दूसरे से, उसको कहते हैं वैश्वीकरण। यानी फैलाव के कारण एक हो जाना, उसको वैश्वीकरण कहते हैं। घनिष्ठ संबंध, एक देश का दूसरे देश के साथ जो टेक्नोलॉजी आगे आई है, बड़ी है, तो लोगों का आपसी संपर्क भी ज्यादा बढ़ा है। संपर्क चाहे वो व्यापार का माध्यम हो, चाहे कोई अन्य काम रहा हो, तो देख रहे हो संपर्क के कारण दुनिया छोटी हो गई है। इसी का नाम वैश्वीकरण है। प्राचीन काल में वैश्वीकरण क्या था? नंबर 2, प्राचीन काल में वैश्वीकरण में कौन भूमिका निभाते थे, कैसा था? पुजारी, व्यापारी, तीर्थयात्री, धार्मिक प्रचार करने वाले, जैसे महात्मा बुद्ध थे, उसके अनुयायी थे। उन्होंने विदेशों में जा करके प्रचार किया, जिससे लोगों के साथ संपर्क बढ़ा और उनकी संस्कृति को जानना, हमारी संस्कृति को बाहर बढ़ाया। इस प्रकार प्राचीन समय में वैश्वीकरण होता था। सिल्क रूट, अक्सर ये छोटा प्रश्न पूछा जाता है, सिल्क रूट क्या था? पुराने समय में चीन से जिन मार्गों के द्वारा एशिया और यूरोप में रेशम का व्यापार किया जाता था, उसको सिल्क रूट का नाम दिया जाता था, क्योंकि हम रेशम को अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं। तो इसलिए जिस मार्ग से
चीन से रेशम का व्यापार किया जाता था, उसको सिल्क रूट का नाम दिया गया है। अगला है आपका भोजन की यात्रा। भोजन की यात्रा किसे कहते हैं? भोजन मैंने खाना, खाने यात्रा कैसे, भोजन खाना एक देश से दूसरे देश में कैसे पहुंचा। चीन से नूडल्स दुनिया के अन्य भागों में पहुंचे। चीन देश ने नूडल्स बना करके दुनिया के देश दूसरे देशों में पहुंचाए। और अमेरिका से यूरोप और एशिया में आलू, मिर्च, प्याज और टमाटर जैसी पैदावार बाहर दूसरे देशों जैसे दूसरे देशों में पहुंची। इसको हम भोजन यात्रा के नाम से जानते हैं। अगला आलू अकाल। 1845 और 1849 के बीच भारी अकाल पड़ा, भूखमरी हुई। यूरोप में अधिकतर लोग आलू की पैदावार से, जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उससे गुजारा करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से अकाल पड़ने के कारण इस पैदावार में काफी कमी आई। 1845 से 1849 आपसे पूछा जाता है आलू काल कब पड़ा, तो ये 1845 के बीच में भूखमरी हुई। अकाल पड़ने के कारण आलू कम हुए और जिसके कारण काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद अगला पॉइंट है उपनिवेशवाद। 18वीं सदी के बाद पूरे यूरोप और एशिया में एक भगदड़ सी मच गई दूसरे देशों को गुलाम बनाने की। और जो सबसे पहले यूरोपियों ने अमेरिका को गुलाम बनाया, और जो यूरोपीय वहां अमेरिका में गए उनको उपनिवेशवाद के नाम से जाना गया। ये उपनिवेशवाद की प्रथा वहां से शुरू हुई। यूरोप के जो लोग थे उन्होंने अमेरिका को अपना गुलाम बनाया, उसके ऊपर अपना राज्य जमाया, अधिकार जमाया, साम्राज्य जमाया। उपनिवेशवाद के नाम, उपनिवेशवाद शब्द वहां से शुरू हुआ। इससे अगला है चेचक कीटाणु। जिसके नाम से ही आपको आभास होता है कि चेचक बीमारी का नाम है, कीटाणु उसके कीटाणु। अमेरिका को गुलाम बनाने के लिए पुर्तगाली और स्पेन देश के लोगों ने विशेष प्रकार के हथियार, जीवाणु हथियार प्रयोग किए। स्पेन, दोबारा फिर सुने, स्पेन और पुर्तगाली और स्पेनी सैनिकों ने अमेरिका को गुलाम बनाने के लिए विशेष जैविक हथियारों का प्रयोग किया, जिनको हम चेचक कीटाणु के नाम से जानते हैं। नंबर 8, विश्व अर्थव्यवस्था। 19वीं सदी में यूरोप की अर्थव्यवस्था थी, जो उसको हम विश्व की अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि 19वीं सदी में यूरोप की व्यवस्था और अन्य देशों से उसकी व्यवस्था ठीक थी। नंबर 9, कार्न अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में मक्के को बोलते हैं। लामिने कानून, तो मक्के का कानून किसको कहेंगे? ब्रिटेन में मक्का आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी। एक ऐसा कानून बनाया गया जिस कानून के जरिए ब्रिटेन देश में मक्का आयात नहीं किया जाता था, मक्का नहीं लिया जाता था। उस देश में आयात पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो कार्ला के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका अक्सर परीक्षा में आता रहता है, तो इसको विशेष ध्यान दें। विस्थापन का होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। नाम से भी पता चलता है विस्थापन, विस्थापन मैंने दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। तो यूरोप से लगभग 6 करोड़ लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे देशों में चले गए। विस्थापन किसको कहा? जब यूरोप के 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गए, वहां चले गए, उनका हमने विस्थापन काम दिया। अगला है अफ्रीका का बंटवारा। 1885 में यूरोप और दूसरे अन्य महाद्वीपों ने जो अफ्रीका महाद्वीप था, अफ्रीका महाद्वीप को नक्शे के ऊपर फोटे के साथ उसको समाप्त कर दिया था, पैमाने के साथ। जो नक्शा था, नक्शे में अफ्रीका था, अफ्रीका को खत्म कर दिया। जिसको आसपास के देश थे उन्होंने उस एरिया को अपने अंदर शामिल मिला लिया, और जिसको हम अफ्रीका के बंटवारे के नाम से जानते हैं।
ये 1885 में हुआ था। रेड पेस्ट एक बीमारी थी, प्लेग की बीमारी, जो 1890 में आई। प्लेग फैला चूहों के कारण 1890 में आई, जिसको हमने रेड पेस्ट के नाम से जानते हैं। गिरमिटिया मजदूर किसको कहते थे? जैसे नाम से नाम तो है गिरमिटिया। प्राचीन समय में लोगों को बाहर से भी, अन्य देशों से भी, मार्शिस, कैरिबाई और फिजी द्वीप समूह पर छोड़ के आया जाता था। यहां उनको ले जाया जाता था, उनसे कठिन से कठिन कार्य करवाया जाता था, जो आने वाले टाइम में गिरमिटिया नाम के मजदूर से जानेंगे। फिजी, फिर दोबारा देखें, फिजी, कैरिबाई और मैरियस नामक द्वीप समूह पर मजदूरों को ले जाकर के उनसे छोड़ जाता था, या इस अमानवीय कार्य करवाए जाते थे। उनको गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना गया। अफीम का व्यापार 1820 में चीन को अफीम बेची गई। अफीम से व्यापार किया गया चीन से अन्य विश्व के अन्य देशों में। चीन ने 1820 में अफीम का व्यापार किया, जो हम अफीम व्यापार के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन ने भी भारत में आकर के लोगों का शोषण करके, लोगों से अफीम के पैदावार करवा के यहाँ भारत में पैदा करके, जिसमें बड़ी अफीम की खेती में स्वास्थ्य की हानि होती है, उनसे हानि करवा के शोषण करके चीन को महंगे दामों पर अफीम बेची। व्यापार अधिशेष का मतलब होता है अधिक है। व्यवस्था ब्रिटेन का फायदा, यानी जब हमारा देश ब्रिटेन का दिन था, तो वो देश जब भी व्यापार करते थे उसमें अपना अधिक्य निकालते थे। हाँ, अब हर अर्थव्यवस्था में, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, व्यापार में जो भी कुछ होता था उसका अधिक लाभ ब्रिटेन को होता था। या यूं कहें कि ऐसी व्यवस्था बनाई उन्होंने जिसमें ब्रिटेन का सबसे ज्यादा फायदा हो, उसको व्यापार अधिशेष कहते थे। प्रथम विश्व युद्ध, इसके बारे में चर्चा हमारी पहले भी हो चुकी है। भारत में राष्ट्रवाद नामक पाठ में हुई थी, सेकंड चैप्टर में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम युद्ध हुआ था। आर्थिक महामंदी 1929 से 1933 के बीच में आई। 1929 में महामंदी शुरुआत हुई थी, 1933 में खत्म हुई। इससे काफी व्यापार को घाटा लगा, हर प्रकार की अवस्था गर्म चरमरा गई थी। भारत और महामंदी का क्या संबंध रहा? भारत ने विश्व की तरह भारत में भी महामंदी का गहरा प्रभाव पड़ा। महामंदी में भारतीय ग्रामीण ज्यादा प्रभावित हुए, शहरी लोगों पर क्योंकि शहर में बड़े बड़े लोग या नौकरी पैसा वाले लोग या व्यापारी लोग ही निवास करते थे, और भारत का 80% पॉपुलेशन उस समय गांव में निवास करती थी, और ज्यादा प्रभाव ग्रामीण लोगों को पर ही पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में विनाश। द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस विश्व युद्ध में भी कम हानि नहीं हुई। लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए थे। जो धन की हानि थी, धन की तो हानि बहुत ज्यादा थी जिसका हम आंकलन नहीं कर सकते, लेकिन मानव की हानि थी वो 6 करोड़ के आसपास थी। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था जुलाई 1914 में की गई। ये अर्थव्यवस्था का स्थायित्व लेने के लिए की गई थी। जो विकसित देश थे उन देशों ने ब्रिटेन वुड्स के नाम से जो व्यवस्था लागू की, वो अपने देश की अर्थव्यवस्था का स्थायित्व पैदा करने के लिए की गई। जुलाई 1944 में। कब की गई? जुलाई 1944। इसके बाद ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था के बाद है G77। G77 एक संगठन का नाम है जो 77 देशों ने मिलकर बनाया था।
और अपने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बनाया था। अपने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए कुछ जो विकसित देश थे उन लोगों ने मिलकर के एक संगठन किया कि हमारे देश का विकास कैसे किया जाए, उसको विकसित कैसे किया जाए और आगे बढ़ोतरी कैसे की जाए। उसका हम G77 के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस पीरियड में हमने तीसरे पार्ट से कुछ खास बातें सीखी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। हम कल इस पाठ के कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे, उसके लिए तैयार रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।